Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज की इस वीडियो में मैं आपको साहिल वर्मन के बारे में करवाऊंगी, ठीक है। इससे पहले मैं काफ़ी करवा चुकी हूँ और एक एक चीज़ मैंने करवाई है, तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं जैसे हर वीडियो में देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चंबा 550 ईस्वी में, ठीक है, राजा मेरू ने ब्रह्मापुर की नींव रखी थी। कौन थे राजा मेरू? ये सूर्यवंशी राजा थे। इनके जो पूर्वज थे वो अपने आप को अयोध्या के रामचंद्र से जोड़ते थे, लेकिन जो इनका वंश था वो किसी टाइम पे कल्पा में आके बस गया और वहीं पे कुछ टाइम बाद जो राजा हुआ वो राजा मेरू हुए, ठीक है। तो राजा मेरू जो थे वो बहुत भक्त टाइप के थे, तो उनकी एक बड़ी इच्छा थी कि वो तीर्थ करें। तो उनके 3 पुत्र थे। एक पुत्र को उन्होंने कल्पा का राजपाट दिया, क्योंकि तीर्थ करने जाना था तो पीछे छोड़ नहीं सकते थे, राजा थे ना, ठीक है। तो एक पुत्र को उन्होंने वहीं रहने दिया और अपने दोनों पुत्रों के साथ तीर्थ की भावना से कश्मीर की ओर चल पड़े। जब वो कश्मीर की ओर चले तो जब वो कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने दूसरे पुत्र को वहीं छोड़ दिया और फिर उसके बाद वो रावी की ऊपर वाली घाटी में आए। तो रावी की ऊपर वाली घाटी यानी चंबा की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पर वो अपने तीसरे पुत्र, जिसका नाम था जय स्तंभ के साथ वो रावी की ऊपर वाली घाटी में आए और ब्रह्मापुर की नींव रखी। और फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वो वहीं रहे और उसके बाद वो वापस कल्पा चले गए और जय स्तंभ को वहीं छोड़ दिया। तो वहीं से शुरुआत होती है चंबा के इतिहास की, ठीक है। उसके बाद आदित्य वर्मन आते हैं। वैसे जय स्तंभ के बाद और भी राजा हुए, जल स्तंभ हुए, महास्तंभ हुए, फिर उसके बाद आदित्य वर्मन आए कुछ 620 ईस्वी के लगभग, ठीक है। और वो पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ जो है वर्मन उपनाम जोड़ा था, यानी वर्मन नाम लगाया था, ठीक है। उसके बाद मेरू वर्मन हुए, ठीक है। कौन हुए? मेरू वर्मन। ये मेरू वर्मन है और ये राजा मेरू है। राजा मेरू ने ब्रह्मापुर की नींव रखी थी, लेकिन जो मेरू वर्मन थे वो आदित्य वर्मन के बाद जो है वो राजा बने थे और कुछ लगभग 680 ईस्वी में हुए थे। और ये बड़े योग्य राजा थे। जो मेरू वर्मन थे ना, उन्होंने अपनी जो ब्रह्मापुर की जो उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक फैला दिया था अपने राज्य को ना, तो छतराड़ी तक ले गए थे और अपने अधीन कर लिया था। छतराड़ी भी चंबा में ही है, ठीक है। और काफ़ी मंदिर बनवाए थे, काफ़ी भक्त टाइप के थे, तो इन्होंने काफ़ी मंदिर बनवाए। शक्ति देवी मंदिर बनवाया, लक्षणा देवी, मणिमहेश मंदिर, ठीक है, गणेश नरसिंह मंदिर, ये सब जो है मेरू वर्मन ने बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बने राजा, जैसे कि मंदर वर्मन बने, कंतर वर्मन बने, प्रगल्भ वर्मन बने और उसके बाद बनते हैं अजय वर्मन। अजय वर्मन के बारे में इतना ही है कि जो भरमौर की जो गद्दी है ना, उनका विश्वास है कि वो इसी राजा के टाइम पे दिल्ली से आकर यहाँ बसे थे। तो वो अजय वर्मन के कार्यकाल की बात है और लगभग 760 ईस्वी की बात है। और इन्होंने संन्यास ले लिया था और अपना सारा राजपाट जो है वो अपने बड़े पुत्र को दे दिया था और खुद वो अलांसा के निकट जो है वो रहने लगे थे, जहाँ पे रावी और बुधिल नदियों का संगम है, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण वर्मन हुए, उसके बाद लक्ष्मी वर्मन हुए। लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे क्या हुआ था कि 800 ईस्वी के अराउंड बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, ठीक है, हैजा और महामारी फैल गई, तो इसलिए काफ़ी लोग मर गए। तो उसके बाद जो है कीरा जाति, जो कि तिब्बती कह सकते हो आप, ठीक है, तो उन्होंने आकर आक्रमण कर दिया, राजा को मार दिया। उस टाइम पे रानी गर्भवती थी, तो फिर रानी ने जो है एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। तो उस पुत्र को छोड़ के जब वो चली गई थी, लेकिन जो मंत्री वगैरह थे, जब वो वापस आके उन्होंने देखा उस गुफा में कि वो जो पुत्र है उसकी रक्षा जो है जंगली चूहे कर रहे हैं चारों ओर, तो उन्होंने उसका नाम मुसान वर्मन रख दिया। और फिर रानी और जो उसका पुत्र यानी मुसान वर्मन थे वो ब्राह्मण के घर में रहे। ब्राह्मण के घर के रहने के बाद फिर वो सुकेत के राजा के घर में रहे। तो मुसान वर्मन का जो विवाह था वो सुकेत के राजा की बेटी के साथ हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद सुकेत की जो भी सेना थी उससे मिलके उन्होंने ब्रह्मापुर को वापस कीरा जाति से बचा लिया, ठीक है। और ब्रह्मापुर को दोबारा से उन्होंने स्थापित कर लिया अपना राज्य, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था मुसान वर्मन तक। उसके बाद हमने किया था हंस वर्मन, सार वर्मन, सेन वर्मन, सजन वर्मन, मतलब ये भी राजा हुए थे। लेकिन उसके बाद एक मृत्युंजय वर्मन थे, तो इसका वंशावली में तो कहीं नाम नहीं मिलता, लेकिन बुक में था तो मैंने आपको वो बताया था कि मृत्युंजय वर्मन भी थे, नाम तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं साहिल वर्मन, लगभग 920 ईस्वी के अराउंड। 920 ईस्वी के अराउंड जो है साहिल वर्मन राजा बनते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रतापी राजा थे ये, ठीक है। और इन्होंने ही जो है अपनी राजधानी जो है ब्रह्मापुर से स्थानांतरित करके आज का जो चंबा शहर है, चंबा नगर है, वहाँ पे ये ले गए थे, ठीक है। अभी चंबा नगर कैसे बसाया था
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप इतना जान लीजिए थोड़ा बहुत। अभी तक जितनी भी बात हो रही थी लक्ष्मी वर्मन के बारे में, मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन, मुसान वर्मन, ये सब ब्रह्मपुर की बातें थी। अब जो है आगे हम चलेंगे चंबा शहर की तरफ। तो साहिल वर्मन जैसे ही राजा बनते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, निचली घाटी, रावी की जो निचली घाटी थी उसको जीत लेते हैं और अपने राज्य में मिला लेते हैं। मतलब ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि जैसे ये गद्दी पे बैठे, इन्होंने ना कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। तो एक रात को क्या होता है, जो कुल्लू के लोग होते हैं ना, वो आक्रमणकारी जो होते हैं ना, यानी ब्रह्मपुर की जो सेना होती है ना, उसको भोज के लिए यानी खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जैसे ही वो खाने के लिए आते हैं, वहाँ पे वो रहला के पास, रहला एक जगह है, तो रहला के पास जो है वो ब्यास नदी के किनारे उन सबको मार के भगा देते हैं। फिर बाद में दोनों राज्यों में जो है वो समझौता हो जाता है। ठीक है, इतना लग गया पता। इससे पहले हमने कुल्लू के आक्रमण के बारे में क्या पढ़ा था, जब हमने मेरू वर्मन किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि राजा दत्तेश्वर पाल जब राजा थे कुल्लू के, तो उस वक्त राजा मेरू वर्मन ने आक्रमण किया था कुल्लू पर और राजा को मार दिया था। एक राजा हमने वहाँ किया था। फिर उसके बाद जब लक्ष्मी वर्मन बनते हैं राजा ब्रह्मापुर के, तो उनके कार्यकाल में बीमारी फैल गई थी, महामारी फैल गई थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था जरेश्वर पाल ने, जो कुल्लू के राजा थे, और जो ब्रह्मापुर की जो सेना थी जो कुल्लू में थी उनको भगा दिया था वहाँ से, और उसके बाद अपने राज्य को दोबारा से स्थापित किया था। तो यहाँ से हमने 2 राजा किए थे, कुल्लू के और ब्रह्मापुर के, कि किस तरीके से आक्रमण हुआ था। तीसरा ये है साहिल वर्मन के टाइम पे। यहाँ पे राजा का नेम तो मेंशन नहीं है, पर ये कुल्लू के इतिहास में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जब हम कुल्लू करेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या होता है ना, जब साहिल वर्मन राजा बनते हैं तो उनके कार्यकाल में ना कुछ समय बाद जो है ब्रह्मापुर में ना 84 योगी आते हैं। एक टोली आती है 84 योगियों की। 84 मीन्स 84, यहाँ लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनकी जो भक्ति भाव से ना राजा बड़े प्रभावित होते हैं और उनका ना बड़ा आदर सत्कार करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी जितने भी चंबा के राजा थे बहुत भक्ति भाव रखते थे। ठीक है, जैसे अजय वर्मन थे, बहुत व्रतधारी थे, नॉट व्रताधिकारी, व्रतधारी थे। ठीक है, राजा मेरू जिन्होंने ब्रह्मपुर की नींव डाली थी, वो भी बहुत भक्त थे। ठीक है, तो वो तो भक्ति भाव से यानी कि तीर्थ यात्रा से ही रावी की ऊपरी घाटी में पहुंचे थे। ठीक है, सो बहुत ही प्रभावी, प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा एक योग्य राजा और बहुत ही भक्ति भाव वाले राजा रहे हैं चंबा के। ठीक है, तो क्या होता है, वो 84 योगी आते हैं, एक टोली आती है 84 योगियों की, जो आगे चल के ही 84 मंदिर जो है ना भरमौर के, वो इन्हीं के लिए है वो। ठीक है, सो मैं आगे बताऊंगी वो आपको। तो जब एक टोली आई तो राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े उनको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे से रहने के लिए बोला अपने वहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि राजा की ना कोई संतान नहीं होती है, तो उनको कोई पुत्र नहीं होता, ना उनकी कोई पुत्री होती है। तो क्या होता है कि उन जो 84 योगियों की टोली थी ना, उन्होंने एक वरदान दिया राजा को कि उसके 10 पुत्र होंगे। और राजा ने उनसे अनुरोध किया, मतलब उनसे रिक्वेस्ट की कि जब तक उनका दिया हुआ वरदान पूरा ना हो वो ब्रह्मापुर में ही ठहरे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा के 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। तो उन्होंने बड़े पुत्र का नाम युगांकर वर्मन रखा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं। ठीक है, ये लिखा है। तो उन्होंने बड़े पुत्र का नाम युगांकर वर्मन रखा, और जो उनकी सबसे छोटी पुत्री थी, यानी 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम चंपावती रखा। ये वही चंपावती है जो आगे चल के जब चंबा नगर बसा तो इनके ही नाम पे जो है चंबा का नाम रखा गया। तो पहले नाम चंपा था, बाद में जाके वो चंबा में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और युगांकर वर्मन वही है जो इसके बाद यानी साहिल वर्मन के बाद जो है वो राजा बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र युगांकर वर्मन थे ना। तो ऐसे ही होता था, जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको ही राजपाट दिया जाता था। तो युगांकर वर्मन ही साहिल वर्मन के बाद राजा बनते हैं। ठीक है, और पुत्री है उनकी चंपावती, जिनके नाम पे ही चंबा शहर का नाम रखा गया था। चलिए आगे देखिए। अब है चंबा नगर जो है वो कैसे बसाया गया था। एक बार क्या होता है, जो राजा साहिल वर्मन थे ना, वो रावी की जो निचली घाटी थे ना, वहाँ पर एक विजय अभियान पर थे, मतलब ठीक है दौरे पे थे वहाँ पे। तो रानी और उनकी पुत्री चंपावती और एक योगी चरपटनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ध्यान रखिए इसका। ठीक है,
तो वो भी, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, चरपटनाथ है ये, इसको आप ठीक कर लेना, योगी है और ये योगी है। थोड़ा स्लाइड्स में ना गड़बड़ हो जाती है तो आप देख लेना ना इसको। तो मैं आपको ये स्लाइड से पढ़ाती नहीं हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होती है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा ठीक कर लेना। जो मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो आप निसंदेह मुझ पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एक बलोखरा की बुक से, आकाश की बुक से और 2-3 बुक्स और हैं, HG पब्लिकेशंस वगैरह हैं, तो उन बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बहुत ही क्लियर डाटा है। अगर आप इस जो भी मैं स्टोरी सुना रही हूँ इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 80% जो है वो हिस्ट्री कवर हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में मैं आपको बेसिक नहीं बता रही, मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। तो जब वो एक बार वो रावी की निचली घाटी में विजय अभियान पर थे, तो क्या होता है कि रानी और उनकी पुत्री चंपावती और योगी चरपटनाथ भी थे वहाँ पे, ठीक है। और जैसे वो चंबा नगर में पहुँचे तो ना चंपावती को यानी उनकी पुत्री को वो बहुत ही प्रभावित लगा वो नगर, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य से वो बहुत प्रभावित हुई, ठीक है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, साहिल वर्मन जी से, कि वहाँ पर ना एक नगर बसाए, मतलब उन्होंने अनुरोध किया कि वहाँ पर एक नगर बसाया जाए। तो राजा को भी ये स्थान बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शहर था, आज भी बहुत खूबसूरत है चंबा, ठीक है। तो ना वो जो नगर था वो एक स्थानीय राणा के अधीन था, और उसने ना एक ब्राह्मण परिवार को उपहार के रूप में दे दिया था। तो जब राजा ने क्षेत्र को तो जीत कर अपने अधीन कर लिया, लेकिन उस ब्राह्मण को वहाँ से नहीं निकाला, और वो ब्राह्मण भी उस भूमि को नहीं छोड़ना चाहता था। तो बड़ी बातचीत हुई कि क्या हल निकले इस बात का। तो फिर लास्ट में ना यही फैसला हुआ कि जो ब्राह्मण है ना वो ये भूमि राजा को नगर बसाने के लिए दे देगा, और नगर में जब भी कोई विवाह होगा तो मालिकाना के तौर पर ब्राह्मण को 8 चकली दी जाए। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जो चकली थी वो चंबा की मुद्रा थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चंबा की मुद्रा क्या थी, तो वो चकली थी। यहाँ लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, चंबा की मुद्रा थी। तो क्या डिसाइड हुआ था कि कोई भी विवाह होगा नगर में तो उस ब्राह्मण को मालिकाना के तौर पर, ठीक है, 8 चकली, कितनी, 8, ये देखिए 8, ठीक है, 8 चकली जो है वो दी जाए। तो इसके बाद जो है राजा ने यहाँ पे नगर बसा दिया, ठीक है, बेटी के अनुरोध पे, और इसका नाम जो है वो चंपा रख दिया। बाद में यही शहर जो है आगे जाके चंबा कहलाया, जो आज भी चंबा कहलाया जाता है। एक ना प्रसिद्ध इतिहासकार थे कवि कल्हण, ठीक है, उनकी एक पुस्तक थी रंजन रंगिनी, ठीक है, उन्होंने इस शहर का नाम जो है वहाँ पर अपनी बुक में चंपापुरी लिखा हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ तो नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कल्हण ने अपनी पुस्तक रंजन रंगिनी में जो है इस शहर का नाम जो है वो चंपापुरी रखा हुआ है। अब क्या होता है ना कि नगर तो बसा दिया था, लेकिन वहाँ पर ना पानी की बड़ी समस्या थी, पानी नहीं आता था। तो राजा ने ये सब देखा कि पानी नहीं है, तो राजा ने क्या किया, सरोथा नाले से नगर तक कुल द्वारा पानी लाने का आदेश दिया। लेकिन कुल में कोई पानी नहीं आया। बड़ा प्रयास किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अब एक रात को क्या होता है, राजा को ना एक सपना आता है कि सपने में राजा से कोई कह रहा था कि कुल में तभी पानी आएगा जब पानी के मूल स्रोत पर रानी या राजा के पुत्र को जीवित ही भूमि में दफना दिया जाएगा, ठीक है। तो राजा ने स्वप्न की बात, जो उनके सपने की बात थी, अपनी रानी को बताई, और रानी ने कहा कि अगर मेरी बलि से, ठीक है, प्रजा के लिए पानी आ सकता है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। और राजा और नगर के लोग किसी और की बलि देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मतलब कि रानी अपनी बलि दे, परंतु रानी मानी ही नहीं। फिर क्या होता है कि रानी बलोटा गांव के निकट जो है, जहाँ पर कुल बनाई जा रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे ज़मीन में एक गड्ढा खुदवाया उन्होंने, और अपने दासियों के साथ जो है वो सती होने के लिए चल पड़ी। तो जब उन्होंने गड्ढे में प्रवेश किया और उस पर मिट्टी डाली गई तो कुल में ना पानी चढ़ने लगा, और तब से कुल में पानी बराबर आता है। कहते हैं कि आज भी इसी स्रोत से ना चंबा नगरवासियों को जो है वो पानी मिलता है। तो ये रानी ने बलिदान दिया था। तो रानी का नाम था रानी नैना देवी,
ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए किस रानी ने बलिदान दिया था, तो वो रानी नैना देवी थी, साहिल वर्मन की पत्नी। अब क्या होता है कि रानी का ये बलिदान देखकर, ठीक है, राजा ने क्या किया, कुल के किनारे ही ना एक समाधि बना दी। अब उनकी याद में हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष एक मेला जो 15 चैत्र से पहली बैसाख तक लगता है, ठीक है, जिस मेले का नाम है सूही मेला। कुछ बुक्स में आपको ये सूई मेला भी मिलेगा, ठीक है, सूई या सूही मेला लगता है, ठीक है। ये सिर्फ स्त्री और बच्चों के लिए होता है मेला, ठीक है, और वहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं रानी की प्रशंसा में, ठीक है, और समाधि पर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष ये मेला होता है सूही मेला, ठीक है। अब एक और कहानी है चंपावती के बारे में, यानी राजा की पुत्री के बारे में। तो राजा की पुत्री यानी चंपावती, जिनके नाम पे शहर बसाया था, ठीक है, वो बहुत ही ईश्वर में आस्था रखती थी, तो बहुत ही भक्ति भाव रखने वाली थी, ठीक है। तो वो अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए ना एक साधु के पास जाया करती थी। तो लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने साहिल वर्मन के कान भर दिए, जिससे क्या हुआ कि लोग साहिल वर्मन को ना उनके चरित्र पर शक होने लगा, थोड़ा संदेह हुआ। तो एक दिन जब वो जा रही थी, ठीक है, साधु के पास अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो जैसे ही वो घर में गई साधु के, तो राजा ने उनका पीछा किया, तलवार लेकर उनका पूरा पीछा किया। तो जैसे ही वो घर के अंदर गई तो राजा भी अंदर भीतर चले गए, और लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था वहाँ पे। और वहाँ से आवाज़ आई कि तुम्हें अपनी पुत्री पर झूठा भ्रम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री को ले जा रहा हूँ। और राजा को उसी स्थान पर मंदिर बनाने का भी आदेश दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजा ने यानी साहिल वर्मन ने वहाँ पर चंपावती देवी का मंदिर बनवाया, ठीक है, एक मंदिर बनवाया, मतलब जो आगे जाके चंपावती देवी कहलाई, ठीक है। और कहते हैं कि यही चंपा देवी जो है वो चंबा के राजाओं की कुल देवी मानी जाने लगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रतिवर्ष जो है एक मेला लगता है, ठीक है, जो प्रतिवर्ष पहली बैसाख से आरंभ होता है। उसके बाद तो ये है साहिल वर्मन के बारे में कि इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, ठीक है। चंद्रगुप्त और कामेश्वर जो मंदिर थे इन्होंने सबसे पहले बनवाए। एक बार जब वो राजा चरपटनाथ योगी के साथ नहा रहे थे नदी में, तो उन्हें ना वहाँ पर ना पिंडियाँ मिली, यानी कि शिव मूर्तियाँ मिली। तो उन्होंने पानी से उसे बाहर निकाला चरपटनाथ की मदद से, और चंबा नगर में स्थापित किया, जो बाद में चलकर चंद्रगुप्त तथा कामेश्वर नाम से मंदिर प्रसिद्ध हो गए। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनवाया था साहिल वर्मन ने। उसकी कहानी ये है कि वो विष्णु मूर्ति के लिए ना उन्हें संगमरमर, ठीक है, तो उन्होंने अपने 9 पुत्रों को ना विंध्याचल से लाने के लिए कहा। लेकिन जब वो 9 पुत्र जो है वो संगमरमर लेके आए चंबा में वापस, ठीक है, तो वो उनमें ना मेंढक मिले, ठीक है, मेंढक निकला। तो उस संगमरमर से छोटी मोटी मूर्तियाँ बनवाई गई। फिर से उन्होंने अपने 9 पुत्रों को दोबारा विंध्याचल भेजा संगमरमर लाने के लिए, लेकिन रास्ते में डाकुओं के साथ मुठभेड़ होगी और वो 9 के 9 पुत्र मारे गए। फिर उन्होंने युगांकर वर्मन को भेजा। तो युगांकर वर्मन भी जब संगमरमर लेके आ रहे थे तो डाकुओं के साथ थोड़ी मुठभेड़ हो गई थी, लेकिन सन्यासियों ने उन्हें बचा लिया था, ठीक है। और फिर वो संगमरमर लेके आए और इसी प्रकार जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर उन्होंने वहाँ पे बनवाया, ठीक है। सो बस यही कुछ था। और कुछ ताम्रपत्रों से ये भी पता चलता है कि राजा ने सूर्य ग्रहण के समय जो है कुरुक्षेत्र की भी यात्रा की थी। और फिर लास्ट में क्या हुआ था कि साहिल वर्मन ने अपना सारा राजपाट जो है वो युगांकर वर्मन को सौंप दिया था, और खुद वो योगी चरपटनाथ के साथ रहने लगे थे। तो वहाँ पर उन्होंने 84 साधुओं के लिए 84 मठ बनवाए थे, जिन्हें अब 84 मंदिर कहते हैं, जो कि भरमौर में है। उसके बाद युगांकर वर्मन बनते हैं राजा कुछ 940 ईस्वी के अराउंड, ठीक है। तो कोई विशेष घटना तो नहीं है इनके कार्यकाल की, बस यही है कि कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं इनके इस राजा के मतलब के काल के बारे में कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं जो सबसे पुराने माने जाते हैं। और बस इतना था कि इन्होंने क्या किया था कि ब्रह्मापुर में जो स्थित नरसिंह मंदिर है ना, वो भूमि दान दी थी उन्होंने, ठीक है। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। गौरीशंकर का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था युगांकर वर्मन ने, ठीक है। उसके बाद विदिक्त वर्मन, तुदका वर्मन, विचित्र वर्मन और धैर्य वर्मन जो है वो राजा बनते हैं। और उसके बाद बनते हैं सालवाहन वर्मन, सालवाहन, सोमवर्मन, ठीक है, गणेश वर्मन, बलभद्र, ये सब मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इकट्ठे ही 3-4 राजा जो है वो करवा दूंगी, कुछ ज़्यादा बड़े तो नहीं है। उसके बाद हम लोग पृथ्वी सिंह से दोबारा शुरुआत करेंगे, ठीक है। और फिर हम जितने भी बचते हैं राजा हमारे 10-12 राजा और हैं,
लक्ष्मण सिंह तक, जो सबसे अंतिम राजा थे चंबा के, वहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो कुछ 2-3 वीडियोस और लगेंगी, ठीक है। सिंगल वीडियो मैं इसीलिए करवाती हूँ आपको, ताकि आपको इजीली याद रह जाए और मेरे लिए भी इजी रहे। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ मैंने कवर की है, जो भी जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी हर एक चीज़ आपको पढ़ा सकूँ। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है जो भी इस वीडियो को देखता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि किसी एक की भी अगर मदद हो पाए मेरी वीडियो से, तो मेरे लिए वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए, बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए, और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अपना ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लाइक करिए, और कमेंट भी करिए। थैंक यू।